नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। और नए हफ्ते में नए जोश के साथ हम लेके आए हैं रोज की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनके साथ हम डिस्कस करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी। तो आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो इस दिन की शुरुआत करेंगे रोज की तरह एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कहता है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, दिस इज द वे टू सक्सीड। हमें जो फेलियर है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर जो होता है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, या ये भी कहते हैं कि जो फेलियर होता है वो एक जीत का रास्ता होता है। अगर हम फेल करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं है, हमने कुछ गलतियाँ की होंगी, हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पर काम करना है और सक्सीड करते रहना है, ठीक है। इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस इसका मतलब यही है। तो काफ़ी अच्छा कोट है और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या एक कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 7th of May। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड या डी मोनाको। जानेंगे पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोनाको। जी हाँ, मोनाको क्या है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है और यहीं पे क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है। ओके, तो इस डे को मनाया जा रहा है सन 1996 से और इसका एम यही है कि जो युवा हैं उनमें एथलेटिक्स के प्रति जो है वो जो रुचि है, उनकी जो रुझान है उसको बढ़ाया जाए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको सामने लाया जाए। जैसे बचपन में थे तो हमें कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये जो मानसिकता है इसको बदलने की बेसिकली बात की जाती है कि खेलना कूदना भी एक क्या है, जीवन का हिस्सा है। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो कई बच्चे ऐसा भी होते हैं खेल में आगे निकल जाते हैं बट उनको सही से प्रोत्साहन नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही जो है ये इस दिन दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो 1996 से मनाया जा रहा है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट टाइटल्ड एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का नाम है। मतलब इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। ओके, क्या इसका नाम है? एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 7 मई को याद रखना है। 1996 में शुरुआत हुई थी इस डे की, तो इसको भी हमें याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विथ विच फाउंडेशन आरपीएफ हैज साइंड एन एमओयू टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बाल तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन ए अक्षय पात्र फाउंडेशन, बी बटरफ्लाइज इंडिया, सी बचपन बचाओ आंदोलन या डी नवयुग फाउंडेशन। तो चारों जो फाउंडेशन है, एनजीओ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें सही उत्तर क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। तो आरपीएफ ने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ क्या किया है, एक टाई अप किया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाने के लिए जो है उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, क्योंकि ये चीप लेबर पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का बचपन खराब हो जाता है, वो सही से पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते हैं और बचपन से ही मजदूरी में काम में लग जाते हैं और साथ में तस्करी की जाती है, मतलब बेसिकली उनका शोषण किया जाता है। तो इसी को रोकने के लिए ही जो है क्या हुआ है, आरपीएफ ने इस फाउंडेशन के साथ, बचपन बचाओ फाउंडेशन के साथ एक एमओयू पर साइन किया है, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन है, ये शुरुआत की गई थी कैलाश सत्यार्थी द्वारा। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो किस ईयर में मिला हुआ है, ठीक है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज कौन से ईयर में मिला हुआ है, ठीक है। तो 1980 में उन्होंने शुरुआत की थी बचपन बचाओ आंदोलन की और इसका एम बेसिकली यही है कि टू एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड टू बिल्ड अ नेशन वेयर ऑल चिल्ड्रन आर फ्री, हेल्दी एंड सेफ एंड गेट गुड एजुकेशन। तो इसका एम क्या है कि बच्चों को जो हिंसा है उनको कम किया जाए, बच्चों के भविष्य पर ध्यान दिया जाए। जो बच्चों का भविष्य होता है बेसिकली वही देश का भविष्य होता है। अगर जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करके उन्हें हम प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, तो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं या जो सोशल इविल्स हैं इन्हें हमें रोक सकें, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और चाइल्ड लेबर है। तो इन चीज़ों को रोकना है, इन चीज़ों पर काम करना है, यही इस संस्थान का एक एम है। ओके, तो आरपीएफ के सपोर्ट से क्या हो रहा है,
एक जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाया जाएगा, जिसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जिन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन होगी या ऐसे कुछ जो काम करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन सही से हो पाएगी, और एक अवेयरनेस भी दिया जाएगा उनके पेरेंट्स को या बच्चों में भी कि आपके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है। तो हाल ही में आरपीएफ ने एक और इसी तरह का एक आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब एक मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम था ऑपरेशन आहट, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये भी शुरुआत की थी किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी कौन है? संजय चतर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है संजय चतर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं डीजी, डायरेक्टरेट जनरल। ओके, तो यही लोगो है क्या? बचपन बचाओ आंदोलन का ये लोगो है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 3 ये कहता है कि एशियन गेम्स 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू राइजिंग आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वेयर वाज टू बी हेल्ड। एशियाई खेल 2022 को कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया है, बेसिकली पोस्टपोन्ड कर दिया गया, आगे बढ़ाया गया है। इसका आयोजन कहाँ होना था? हमारा ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी साउथ कोरिया, सी जापान या डी चीन चाइना। तो जानेंगे पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन, चाइना में जो है एशियन गेम्स 2022 का आयोजन होना था, बट चाइना में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसी वजह से जो एशियन गेम्स होना था उसे क्या कर दिया गया, उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो एशियन गेम्स होने वाला कहाँ था? हंगाजाऊ नामक जो शहर है चाइना का, वहाँ पे होने वाला था और 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होने वाला था, बट अभी इसे अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब कभी होगा हमें पता नहीं है, कभी भी हो सकता है आगे, नेक्स्ट ईयर या कभी भी हो सकता है। तो ये इसका जो नाम और एम्बलम है, ये जो इसका नाम और एम्बलम है, ये जो सेम अभी रखा गया है, इसको चेंज नहीं किया गया है। ओके, तो इसमें जो है करीब 11,000 एथलीट जो है पार्टिसिपेट करने वाले थे और 61 जो है स्पोर्टिंग जो गेम्स है इवेंट्स हैं होने वाले थे। इसी के अलावा चाइना में जो 3rd एशियन यूथ गेम्स है वो भी होने वाला था 97 में, और उसे क्या किया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये जो खेल है अब होगा नहीं। ठीक है, पहले होने वाला था चाइना में, बट अब होना ही नहीं है। मतलब ये एशियन यूथ गेम्स है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये एशियन यूथ गेम्स है और वो एशियन गेम्स है। एशियन यूथ गेम्स को क्या किया गया है, निरस्त कर मतलब हटा दिया गया, होगा ही नहीं, और एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब ये आगे होने की इसकी संभावना है। ओके, और जो अगला एशियन यूथ गेम है वो कहाँ पे होगा? ताशकंद में होगा, उज्बेकिस्तान में। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगला एशियन गेम्स, मतलब अभी तो चाइना में ये वाला होगा, नेक्स्ट वाला, उसके बाद जो एशियन गेम्स होगा वो कौन से देश में होगा, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताने का मतलब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरह से भी क्या होगा, इस जो अब कमेंट सेक्शन में लिखने बताता हूँ उसको भी आप पढ़ के कमेंट सेक्शन के साथ साथ अपने नोटबुक पर भी लिखोगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी नोट्स बनती चली जाएगी। तो एग्ज़ाम के टाइम में जो हड़बड़ाहट होती है पढ़ने की, जल्दी रट लेते सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। हमें क्या करना होगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और इसको अपने जो कॉपी है उसको लिखते चलिए और इसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज भी करते चलिए। मतलब एक वीक का आपने करंट अफेयर बना लिया, उसको एक वीक को एक दिन रिवाइज कर लिया। ठीक है, रोज़ आधे घंटे का काम है करंट अफेयर पढ़ना है और वीक में एक दिन 1-1.5 घंटा लगा के जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ से नोट किया उसको एक बार देख लेना है। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे बेहतर ढंग से। ओके, और करंट अफेयर को अगर और अच्छे डिटेल्स में पढ़ना है तो आप सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको जो करंट अफेयर डिटेल में मिलेगी और डिफरेंट टाइप से मिलेगी। सपोज आपको चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज का करंट अफेयर, लाइक स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल न्यूज़ का, नेशनल न्यूज़ का, उस तरह की से भी मिलता है और साथ ही साथ डे वाइज तो मिलता ही है। और जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स, किसी एग्जाम में भेज जाते हैं पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स, तो 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स। तो जो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो काफ़ी डिटेल में मिलेगी और जो करंट अफेयर के साथ उससे रिलेटेड जो अन्य पॉइंट है वो भी आपको वहाँ पे सीखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो उसे जरूर फॉलो कीजिए, सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करिए और जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसको रोज़ पढ़ते रहिए। ओके, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले करंट अफेयर पर। क्वेश्चन संख्या 4 ये कहता है कि वेयर इज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीडो कनेक्ट 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीडो कनेक्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया जा रहा है? हमारा ऑप्शन है ए पुणे, बी नागपुर, सी गांधीनगर या डी दिल्ली। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। तो पुणे में ही आयोजित किया जा रहा है जीडो कनेक्ट 2022। अब ये होता क्या है जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीडो का फुल फॉर्म होता है और हर साल ये जो एक इवेंट करवाती है,
एनुअल इवेंट होता है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बार इसका इनाग्रेशन किया हुआ है। ओके, तो ये 3 दिन का इवेंट होता है, 6 से 8 मई तक ये हुआ चला है। और जीटो कनेक्ट क्या है कि एक जो वर्ल्ड वाइड बॉडी है, मतलब कि पूरे विश्व में जितने कि जैन ट्रेडर्स हैं उनका बेसिकली एक संगठन है कि उनके बीच आपस में जो सामंजस्य बने, आपस में कॉपरेट करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की कॉन्सेप्ट के साथ जीटो कनेक्ट बनाया गया है। ओके, इसका एम भी है टू प्रमोट म्यूचुअल नेटवर्क। ओके, तो बहुत सारे इवेंट्स इसमें सारे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसमें कि कई जो बिजनेस में क्या समस्याएं आ रही हैं या आगे क्या स्कोप है बिजनेस का, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जीटो कनेक्ट का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5। ये कहता है कि हु हैज़ वॉन द वांगड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022? वंगाड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए सेसिल नस्बेट, बी विनोद ऋषि, सी नारायण काजी श्रेष्ठ, डी मार्था इसाबेल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए सेसिल नस्बेट। अब ये अवार्ड किस तरह का है और क्यों दिया जाता है इसको जानते हैं थोड़ा सा। तो वंगड़ी मठाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जो है वो दिया जाता है उनको जो प्रिजर्व, रिस्टोर और सस्टेनेबल मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को, मतलब जो फॉरेस्ट को जो मैनेजमेंट का जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में और जो नोबेल पीस प्राइज विनर थी प्रोफेसर वंगाड़ी मथाई, इनके नाम पर यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इनके नाम पर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कोलैबोरेशन होता है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है उसका थ्रू इसमें कोलैबोरेशन होता है, मतलब इसको इस जो ऑर्गेनाइजेशन को ये रूल करता है। कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी संस्थान है? यूनाइटेड नेशंस की संस्थान है, जो कि विश्व भर में फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है वो जो ज़रूरतें होती हैं लोगों की वो पूरा करने का काम करती है। ओके, तो ये अवार्ड जिन्होंने जीता है नस्बेत ने, ये कहाँ से हैं? ये कैमरून से हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या प्रमोट कर रही हैं कि जो वुमेन है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज होती हैं उसका बचाव हो सके, उसमें जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या जो भी इलीगल कुछ काम हो रहा है उसको रोका जा सके। ओके, तो फॉरेस्ट रिसोर्स या कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है उनका बचाव अब बहुत ही आवश्यक हो गया, क्योंकि इनकी संख्या कम होती जा रही है और सही समय पर अगर सही बचाव के कदम नहीं उठाए जाएंगे तो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें जो प्रकृति से उतना ही लेना है जितने की हमें आवश्यकता है। अगर हम उससे अधिक लेने लगेंगे तो क्या होगा? चीज़ें ध्वस्त होने लगेंगी और जो प्रकृति है वो डगमगाने लगेगी, उसकी जो इकोसिस्टम, इको बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो हम सबको बस यही ध्यान रखना है कि प्रकृति से हमें उतना ही लेना है जितने की हमारी आवश्यकता है, जितने की हमारी नीड है, उससे अधिक नहीं लेना है। ओके, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन संख्या 6 ये कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए नटराजन चंद्रशेखरन, बी ओम प्रकाश भट्ट, सी हैंड्रन सोरेन या डी वेदिका भटनागर। जान लेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश भट्ट। जी हाँ, ओम प्रकाश भट्ट को नियुक्त किया गया है क्या? टाटा मोटर्स के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, ये ओम प्रकाश भट्ट की तस्वीर है और ये पूर्व SBI के चेयरमैन रह चुके हैं और 7 मार्च 2022 तक अब ये इस डायरेक्टर के पोस्ट पर बने रहेंगे, पहले से भी थे और भी बने रहेंगे। ठीक है, 9 मई 2022 इनका दूसरा टर्म शुरू होगा। टाटा मोटर्स की बात करें, इसके CEO कौन है? मार्क लिस्टुला। और टाटा ग्रुप, जो पूरा टाटा ग्रुप है जिसमें टाटा के सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, उसके चेयरपर्सन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 ये कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप? किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो पहले जान लेते हैं कि सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। जी हाँ, तो हरियाणा की सरकार ने एक लॉन्च किया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम का, व्हीकल को मूवमेंट्स को ट्रैक करने का सिस्टम। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, इन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। ओके, तो ऐप का काम क्या है हुआ कि व्हीकल को ट्रैक करना बेसिकली कि कहाँ पे किस तरह से कौन से व्हीकल जा रही है, किस चेक पोस्ट से होकर गुजर रही है। ओके, और उनके व्हीकल नंबर्स का, व्हीकल का कौन सा टाइप है, कौन सा रंग है,
लाइसेंस नंबर क्या है, इन चीज़ों को ट्रैक करते हुए इनके सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है, इसको का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो होती है उसके द्वारा बनाया गया है, NIC के द्वारा, इसका नाम आपने सुना होगा, और NIC हरियाणा के द्वारा ये बनाया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 8 ये कहता है कि रिसेंटली इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 2.2 टू नाउ टू हाउ मच। हाल ही में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना दर्ज किया गया है? हमारा ऑप्शन है A 2.1, B 2.0, C 1.9 या D 1.5। तो पहले जानेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B 2.0 यानी कि 2.2 से घटकर प्रजनन दर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, होता क्या बेसिकली। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर महिला है, ठीक है, और उनके अगर फर्टिलिटी रेट 2 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो और वो दोनों बच्चे 15 साल तक जिंदा रहते हैं, तो फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, प्रजनन दर 2 हो जाएगी। क्यों? कि महिला के 2 बच्चे हुए, मतलब वो 2 बच्चे पैदा कर रही है अपने जीवन काल में, और जो 2 बच्चे के जिंदा जो रह जाते हैं 15 साल तक, तब हम उसको फर्टिलिटी रेट में काउंट करते हैं। ओके, फर्टिलिटी रेट का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो अब बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि एक खबर क्या है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लॉन्च किया गया है, NFHS 5 लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो NFHS 4 में जो डाटा थी 2.2 था, और ये कब आया था? ये 2017 में आया था। तो इसमें जो डाटा था ये 2.2 का था, और अब ये डाटा कितना हो गया है? 2 हो गया है। ओके, तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, जो कि बच्चे क्या होने चाहिए? 15 साल तक सर्वाइव करने चाहिए, ये भी इसका कंडीशन होता है। तो 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें फर्टिलिटी लेवल जो है वो 2.1 का इंक्लूड है। इसमें कौन सा? बिहार है, बिहार का फर्टिलिटी 2.98 है, मेघालय का 2.91 है, उत्तर प्रदेश का 2.35 है, झारखंड का 2.26 है, मणिपुर का 2.17 है। तो ये लगभग 6.37 लाख घरों में सैंपल में ये किया गया था, लगभग 707 डिस्ट्रिक्ट्स में इस सर्वे को कंडक्ट करवाया गया। ओके, एक और बात इस रिपोर्ट में सामने आया है कि अंडर एज मैरिज जो है वो काफ़ी स्टेट्स में वो कम हो रहे हैं। ओके, और अभी लेकिन तब भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 23.3% काफ़ी बड़ी संख्या होती है। भारत की जनसंख्या अगर कंसिडर करें तो 23.3% काफ़ी बड़ी संख्या होती है। तो इतनी महिलाएं जो अभी भी हैं वो 18 वर्ष के कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जा रही है। तो आज के समाज में भी अगर ऐसा होता है तो इसको रोकने की ज़रूरत है, अर्जेंट बेसिस पे इस पर काम करने की आवश्यकता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो अंडर एज मैरिज है, इसे कम किया जाए। इससे महिलाओं के हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो हेल्थ वाइज भी और सामाजिक वाद से, मतलब जो महिलाएं होती हैं, जो उनकी कुछ एस्पिरेशन्स होती हैं, वो उसे पूरा नहीं कर पाती हैं। तो कई तरीके से ये चीज़ जो अंडर एज मैरिज है एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, और इसे हमें तुरंत से तुरंत रोकने की ज़रूरत है। कड़े कानून ला के रोक सकते हैं, या सामाजिक अवेयरनेस, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करके इन चीज़ों को रोका जा सकता है। ओके, तो अभी जो रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही है उसको आप नोट डाउन करें, और इससे सवाल बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, एंड कौन सा हेल्थ सर्वे है? ये 5वां है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट में कौन सा हेल्थ सर्वे है। ओके, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कि Which of the following FMCG company has become the largest FMCG company in India? निम्नलिखित में से कौन सी FMCG कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई? यानी कि ऑप्शन क्या है? A नेस्ले इंडिया लिमिटेड, B हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, C मैरिको लिमिटेड, या D अडानी विलमार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D अडानी विलमार। ये क्या हो गई है? भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है। ओके, पहले यह स्थान किसका था? हिंदुस्तान यूनिलीवर का था, अब अडानी विलमार का हो गया है। तो काफ़ी तेज़ी से अडानी विलमार ने ग्रो किया है, और जो Q4 की अगर बात करें तो 40% का इसमें राइज हुआ है। ठीक है, इसके CEO कौन है? अंशु मलिक है। तो उसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 10 से कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया है? ऑप्शन A 7 मई, B 6 मई, 7 अप्रैल, या D 3 अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A 7 मई। 7 मई को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2022। एस्ट्रोनॉमी डे का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। तो समझाते हैं, इसको समझते हैं।
तो इस साल तो मनाया जा रहा है 7 मई को, लेकिन हमेशा 7 मई को ही नहीं मनाया जाता, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट तो होता है कि ये साल में 2 बार मनाया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमी डे जो है वो साल में 2 बार मनाया जा रहा है और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो कुछ वैसा इसका स्पेसिफिकेशन भी है। तो पहली बार ये मनाया गया था सन 1973 में, और डॉग बर्जर जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के अध्यक्ष थे उस वक्त के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। किन्होंने शुरुआत की थी? डॉग बर्गर ने। ठीक है, तो 2 वक्त में मनाया जाता है, एक तो मनाया जाता है स्प्रिंग में और एक मनाया जाता है ऑटम सीजन में। मतलब एक तो मनाया जा रहा है कि अभी मई के टाइम में, और एक मनाया जा रहा है सितंबर अक्टूबर के टाइम में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये फर्स्ट क्वार्टर मून में मनाया जाता है, बिटवीन मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, जिस दिन हॉलीडे होता है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर मून की बात करें तो आपको पता है मून एक चक्कर लगाता है 5 दिन में, और फुल मून से न्यू मून होने में लगभग 15 दिन का वक्त लगता है। तो इसी बीच सपोज फुल मून से न्यू मून हो रहा है, तो जो 5वां दिन का जो मून है, ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे क्या? फर्स्ट क्वार्टर मून। ठीक है, ऐसा फर्स्ट क्वार्टर मून जब आता अप्रैल और मई के बीच में ही आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी के दिन हम किसी छुट्टी के दिन इसको मनाया जाता है। तो इस साल के 2 दिवस तय हुआ है, एक तो हुआ है 7 मई का शनिवार का दिन है, और उसी तरह एक और दिन तय हुआ है, वो है 1 अक्टूबर 2022 का। तो इन 2 दिनों को मनाया जाएगा इस साल नेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ओके, दोनों डेट आपको अब अच्छे से याद रखना है, और जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो भी याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज करंट अफेयर के सेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा? जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी, जो भी नए एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, तो देखते रहिए सरकारी परीक्षा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।